हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंदकिशोर आचार्य जी की कविता है तुम्हारे कोर्स में कि पहला शब्द हो जैसे। तुम्हारी आवाज़ ढल जाती है चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे, जिसका रूप है ये कायनात सारी। छोटी छोटी कविताएं हैं बाकी की। तो इसमें नंदकिशोर जी पहला शब्द हो जैसे शीर्षक लघु कविता है। इसमें कवि ने प्रियजन की आवाज़ को अत्यंत आकर्षक बताया है। कवि अपने प्रियजन को लक्ष्य कर कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, तुम्हारी आवाज़ ढल जाती है, तो वह आवाज़ मेरे चेहरे में ऐसे ढल जाती है, चेहरे में मेरे ऐसे, वह पहला शब्द हो जैसे ढल जाती है कि जैसे वह जिस रूप में ये समस्त सृष्टि है उसका पहला शब्द हो, जिसका रूप है ये कायनात सारी। अर्थात संसार में वह आवाज़ सबसे मनोरम एवं आकर्षक लगती है, वह इस संसार का पहला शब्द जैसा लगता है। सरल सी और शब्दावली है, उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। अगली कविता, किसे निवेदित। नहीं मालूम हो या नहीं, रच देती है तुम्हें लेकिन प्रार्थना मेरी, सृष्टा करती हुई मुझे, मैं भी प्रार्थना हूँ क्या तुम्हारी, ओ मेरे सृष्टा किसे निवेदित पर। कवि कहते हैं कि समस्त सृष्टि का रचयिता कोई हो या नहीं हो, नहीं मालूम हो या नहीं, रच देती है तुम्हें लेकिन प्रार्थना मेरी, यह बात मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं विधाता को लेकर अपनी आस्था को प्रार्थना रूप में रच देता हूँ। सृष्टा करती हुई मुझे, मेरी इस प्रार्थना में सृष्टि के सृष्टा के प्रति आस्था स्वयं प्रकट हो जाती है। मैं भी प्रार्थना हूँ क्या तुम्हारी, ऐसी प्रार्थना रचने से मैं भी एक सृष्टा बन जाता हूँ। प्रार्थना की रचना मुझे भी सृष्टा कर देती है। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि मेरे सृष्टा विधाता, क्या मैं भी तुम्हारी प्रार्थना हूँ, ओ मेरे सृष्टा किसे निवेदित पर। क्या मेरी सृजना करने में तुम्हारी भी आस्था है, यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा रचित प्रार्थना किसे निवेदित समर्पित करूँ। अर्थात मेरी प्रार्थना मेरे सृष्टा को ही समर्पित है। तो भाषा प्रयोग व्यंजनापूर्ण है। अंतिम तुम्हारे कोर्स की कविता है, झरे नहीं तो क्या। झरे नहीं तो क्या रहे हैं झूम तांबई पत्तों के गुच्छ, अपने इस झूमने में ही कृतज्ञ हो रहे हैं झरकर, सार्थक करते हवा से मिलन को अपने। इस कविता झरे नहीं तो क्या शीर्षक लघु कविता, ये सारी तीनों कविताएं लघु कविताएं हैं। इसमें पीले पत्तों का हवा में झूमते हुए झड़ जाना ही सार्थक बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो पत्ते सूखकर तांबे के रंग जैसे हो गए हैं, यानी पीले पड़ गए हैं, वे डाली पर कब तक झूमेंगे, वे झरे नहीं तो क्या करें। अर्थात झड़ना या झड़ जाना उनकी नियति बन जाती है। वे सूख जाने पर भी हवा में कुछ काल तक झूमते रहते हैं, फिर झड़ जाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को आभारी मानते हैं तथा इस तरह हवा से मिलन होने से अपना जीवन सार्थक करते हैं। आशय यह है कि जब अंतिम अवस्था आ जाती है तो सूखे पत्तों के झड़ने की तरह जीवन का भौतिक तत्वों, हवा आदि में विलीन हो जाना ही ठीक रहता है। इससे ही शरीर की अंतिम सार्थक दशा माननी चाहिए, जो फरा सो झरा। ये उक्ति सांसारिक जीवन का सत्य है। तांबई पत्तों का प्रतीकात्मक प्रयोग प्रशस्य है, क्योंकि जो वृद्ध हो चुके हैं, जो पक चुके हैं, इसलिए उन्होंने तांबई पत्ते कहा। और इसी की तर्ज पर एक पंत की कविता है, द्रुत झरो। तो इस तरह से तुम्हारी ये किताब जो कोर्स में थी आधुनिक हिंदी कविता, वो पूर्ण हो चुकी है। और अगली तुम्हारे कोर्स में जो किताब है वो है शंबूक, जो हम कल शुरू करेंगे शंबूक को। और शंबूक एक खंडकाव्य है जगदीश चंद्र गुप्त का। उसमें राम से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है शंबूक को। बहुत सारी भ्रांतियां हैं उस मतलब पुस्तक को लेकर के। तो कल हम उसका परिचय भी पढ़ेंगे, कल हम उस किताब की शुरुआत भी करेंगे शंबूक की। और
देखेंगे हम किस तरह से एक संभोग जैसा तुच्छ प्राणी राम जैसे आदर्श व्यक्ति को ललकारता है। उसकी ललकार कितनी सार्थक है, कितनी सही है, कितनी समय सापेक्ष है, ये हम कल देखेंगे। और इसके अलावा इस किताब से संबंधित जो भी आपकी व्याख्याएं कवियों की करवाई गई, उनको आप ध्यान से उन वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। जो न समझ में आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उछालने भर को कह दो कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं, सुन कर के, गुन करके, उसके बाद न समझ में आए तो पूछिएगा। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी बच्चों। धन्यवाद।